अग्रवाल साहब, आपने जैसा कहा कि बाजार के लिए बजट काफी न्यूट्रल नजर आता है, न कोई बड़ा पॉजिटिव न कोई बड़ा नेगेटिव। ऐसे में अब आगे बाजार की चाल पर आपका क्या टेक है, और साथ ही क्या ये समझा जाए कि अब हमें फिर से क्रूड, लीबिया, ग्लोबल मार्केट्स यही देखने होंगे? इस बजट में एक खास बात है कि सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रोथ टारगेट इज ±0.25 at about 9%. So if it is even 8.5%, 8.75% के यदि मान लो ग्रोथ आता है, तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है बाजार के लिए, बिकॉज 8.5% विथ 5-6% इन्फ्लेशन, इससे ही आपको करीब 18 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ मिल जाएगा। और यदि उस हिसाब से देखें तो नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स पर शेयर जो है पूरे सेंसेक्स के लिए जो इस साल 1050 के आसपास होगा, अगले साल करीब 1250 के आसपास होना चाहिए। और यदि 1250 रुपये ईपीएस आता है तो एट करंट मार्केट्स अबाउट 13.5-13.6 टाइम्स। तो बाजार क्या है, बहुत ये जो 3000 पॉइंट का जो गिरावट आया है उसमें काफ़ी करेक्शन हो चुका है और काफ़ी रिजनेबली प्राइस है। सो ये बजट जो है उस पर्टिकुलर बैकड्रॉप में देखना चाहिए। और हिस्टोरिकली 20% अभी लास्ट 3 महीने में 20% बाजार नीचे आ चुका है। सो वैल्यूएशन इज वेरी रिजनेबल एंड बजट ऐसा है जिसमें कोई बहुत डैमेज नहीं है। बहुत सारे सब लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स होने की बाकी हैं इन नेक्स्ट 1 ईयर। इफ दे आर एबल टू पुश इट थ्रू, आई थिंक मार्केट विल लुक पॉजिटिव। राठी साहब, जैसा आप बता रहे थे कि कुछ सब्सिडीज को लेकर जो वित्त मंत्री ने कहा है कि अब डायरेक्टली कैश सब्सिडी कंज्यूमर तक, या फिर यूं कहें कि किसानों तक पहुंचे फर्टिलाइजर के केस में, या फिर जो ऑयल एंड गैस के मामले में एक सब्सिडी की बात कही जा रही है, कितना असर इसका पड़ेगा बाजार पर? और इसका क्या इसे ये समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मेजर है अगर पूरी तरह से इसे लागू कर दिया जाए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बड़ा रिफॉर्म मेजर है, क्योंकि अभी अपने जो डिलीवरी सिस्टम है सब्सिडीज का वो इनइफेक्टिव है, काफी लीकेजेस होते हैं, और सबसे बड़ा है कि इट गोज टू पीपल टू हुम इट इज नॉट मेंट फॉर। तो वो जो आज फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो है जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल रही है, तो क्योंकि बड़े किसान को देने के लिए नहीं है। तो ये जब डायरेक्ट अगर सब्सिडी हो जाएगी तो एक तो लीकेजेस बंद हो जाएंगे, उससे जो डिमांड की ग्रोथ आएगी डायरेक्ट इन द मार्केट। तो जो रूरल कंजम्पशन है, आज देखिए नरेगा को चलते पिछे 2 साल में रूरल इकोनॉमी खराब नहीं हुई, उसमें इन स्पाइट ऑफ थिंग्स गोइंग बैड ग्लोबली अपनी रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग रही। तो एक कंजम्पशन स्टोरी जो है इससे बड़ी अच्छी होगी। और साथ ही साथ में डायरेक्ट सब्सिडी होने से जो गांव में कई चीजों का आज एजुकेशन है, हेल्थ है, वो ठीक से नहीं हो पा रहे, जो सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। अगर डायरेक्ट सब्सिडी लोगों के हाथ में जाए तो उसमें जो सुधार होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए कि एजुकेशन हैज टू बिकम वेरी स्ट्रांग, हेल्थ केयर हैज टू बिकम वेरी स्ट्रांग। इन सब चीजों में ये सब्सिडीज जो है बहुत तरीके से हेल्प करेगी सारे स्टैंडर्ड को ऊपर लाने के लिए। तो आई थिंक दिस वुड बी अ रिवोल्यूशनरी स्टेप, और इमीडिएट नहीं पर 3-5 साल में जाके इसका बड़ा पॉजिटिव असर जो है देखने लगेगा। गुल, ऐसे में क्या ये समझा जाए कि जो एक डर था कि एक खराब बजट आ गया तो हम बहुत तेजी से गिरेंगे, ब्लैक मंडे हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। अब ये समझा जाए कि कम से कम 5150-5200 लेवल की भले ही बात नहीं करें, लेकिन जहां से हमने बॉटम बनाया, जहां हम थोड़े रुके हैं, क्या अब वो लेवल आसानी से नहीं टूटेंगे? एक थोड़ी तो यहां से रैली बनेगी 3-4-5-10% की? इमीडिएटली नहीं बन सकती है, क्योंकि कंसर्न एक इंडिया के बजट का एक अपने हिसाब से था। बट ये जो बजट ठीक हो गया, बाय एंड लार्ज नो नेगेटिव्स, and maybe you can argue that it really didn't give you big budget big bang reforms, but by and large I think it's all right. But going forward, your concerns remain the same. I mean, if you go back 1 week or 1 month, the concerns were what's going to happen to inflation, what's going to happen to interest rates, what's going to happen to oil, and I think the question mark will always remain on oil and thereby on inflation. But to my mind, Libya, if it doesn't kind of grow beyond Libya now, and I think that should settle down in next 1 month on the outside, by April I think things will be better, because then after that आप लोग मानसून की बात चालू कर देंगे। और अगर मानसून इंडिया में जैसे एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है कि इस साल फिर से मानसून ठीक होगा, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने बोल दिया है इस साल इंडिया की मानसून ठीक होती है, तो फिर आई थिंक देन बाय द एंड ऑफ द ईयर यू कैन अगेन टॉक ऑफ
22, 21, whatever the level would be there about 6,000 around that level. संजय, जिस तरह से एक स्पेस है इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार के लिहाज से लगातार अंडर परफॉर्मेंस रही है इस सेक्टर की, और प्री बजट रैली भी हमने कोई खास होते हुए देखी नहीं, लेकिन जिस तरह से बजट में वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा है, क्या लगता है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से ये एक ऐसी स्पेस है जहां पर निवेश करने के मौके, और कौन से सेक्टर्स होंगे जो आपको बजट देखने के बाद पसंद आते हैं? देखिए, जहां तक रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का अंडर परफॉर्म करने का एक मुख्य कारण ये रहा है कि एग्जीक्यूशन में लैप्सेस हुए। अब वो एग्जीक्यूशन के लैप्सेस कुछ तो ग्लोबल कारणों से थे, जैसे कि जब 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी तो एक्सेस टू कैपिटल मुश्किल हो गया था। लेकिन अगर उस बैकग्राउंड में हम देखें कि उन्होंने बजट में क्या किया, तो उन्होंने $20 बिलियन की अधिकांश राशि उपलब्ध करा दी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज को। सो एक्सेस टू कैपिटल जो है वो फैसिलिटेट हो गया। दूसरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की हर समय एक शिकायत रहती है कि उनकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म होती है, बट उनको उस तरह की लायबिलिटीज नहीं मिलते। तो उस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि 30,000 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेट फंड्स की वो प्रावधान प्रस्तुत करेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तीसरी, IIFCL की जो डिसबर्सल की टारगेट है वो 25,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो बिट्स एंड पीसेस में उन्होंने ऐसे कई छोटे मोटे स्टेप्स ले लिए जिनका अगर हम पूरा रूप देखें तो मुझे वो बहुत ही पॉजिटिव लगता है। तो वो तो एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट हो गया इन फेवर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसके बियॉन्ड अगर हम देखें, और रामदेव जी से भी आपकी बात हो रही थी, उनके भी इस बारे में व्यूज थे। देखिए, इस बजट में अगर फाइनेंस मिनिस्टर लाइक अ गुड बॉय टेक्स्ट बुक पढ़ के अगर बजट प्रस्तुत करते तो शायद वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते। चूंकि उन्होंने गुड बॉय बनने का डिसीजन नहीं लिया और उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कहा था कि देयर इज अ नीड टू रोल बैक दी फिस्कल स्टिमुलेशन। तो इस स्टेप से उन्होंने एक चीज बहुत बड़ा किया है, उन्होंने डिमांड को इंटैक्ट रखा है। आज अगर आप देखिए, जो भारत में अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स को छोड़ दीजिए कि क्रूड प्राइसेस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कब वेस्ट एशिया में, कब अफ्रीका में क्राइसिस होगा और क्रूड प्राइसेस टेम्पररी समय के लिए बढ़ सकता है, तो उसका प्रभाव हमारे इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे पड़ता है। बट जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है वो है कि हम भारत में डिमांड इंटैक्ट रख सकें, तो हमारे ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग होगी। तो एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाने के कारण उन्होंने सेक्टर सच एज ऑटोमोबाइल, उसके डिमांड को इंटैक्ट रखा है। बोरिंग के नंबर उनके 3,45,000 करोड़ के हैं, तो देयरफॉर गवर्नमेंट विल नॉट क्राउड आउट प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द बोरिंग मार्केट। सो बैंक्स के लिए भी अच्छा है। जी अग्रवाल साहब, ये बताएं कि बजट के जो खास तौर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के प्रोविजंस जो कुछ भी वित्त मंत्री ने रखे हैं, उसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी री रेटिंग होगी जो आपको पसंद होंगे, और कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर आपको लगता है कि अब ग्रोथ के मौके कम है, निकल जाने का वक्त है? प्रोविजंस पर से जैसे कि मैं बताया कि ऑटोमोटिव में थोड़ा सा जो नेगेटिव माहौल था वो नहीं आया, सो द स्टेटस को कंटिन्यू। सो बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोथ वो ये ट्राई कर रहे हैं कि GST और डायरेक्ट टैक्स कोड में कन्वर्ज हो जाए। सो द होल फोकस इज ऑन इम्प्लीमेंटिंग बोथ दिस कोड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो इससे बहुत ज्यादा एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उससे ऐसा कोई भी जो आज का जो एक इक्विलिब्रियम है कोई भी बिजनेसेस में, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, बैंकिंग हो, इंफोटेक हो, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी चेंज बिकॉज ऑफ द बजटरी प्रपोजल्स पर से, एंड आई थिंक दैट इज द ह्यूज स्टेबलाइजिंग फैक्टर। यदि इस ढंग से वो इस साल, अगले 2-3 साल तक रहे तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा इंडियन बजट मेकिंग प्रोसेस में और ट्रांसपेरेंसी में। सो मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ बजट देयर इज नो चेंज इन द आउटलुक फॉर एनी इंडस्ट्री। लेकिन गुल, क्या आपको लगता है कि 40,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट रखा है वित्त मंत्री ने कि डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा जुटाएंगे इस साल, बाजार के इस मूड को देखते हुए पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल सी, बिकॉज आज ये जो मूड की जो बात कर रहे हैं आप आज कर रहे हैं। आई होप दिस इज नॉट द केस नेक्स्ट मार्च ऑल्सो। बदल जाएगा ऑब्वियसली, एवरीथिंग, नथिंग इज स्टैटिक, एंड आई थिंक जितना करेक्शन हो चुका है, अगर आप खुद ये समझ रहे हैं जो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 51-52 के नीचे नहीं जाएगा, तो वहां तो खड़ा नहीं रहेगा, कहीं और आएगा। और नेचुरली ऐसा तो है नहीं कि सब डंका कंपनी है जो आ जाएंगी पैसा लेने के लिए। गवर्नमेंट की कंपनी बाय एंड लार्ज आर वेरी गुड कंपनीज, सो आई एम नॉट फियरफुल ऑफ 40,000, ऑन द कंट्री।
एक्चुअली वे ये चाहे तो मूड ही चेंज कर सकते हैं इनको लाके। करेक्ट, एट अ प्राइस। पास्ट में जब भी PSU का अगर डिसइन्वेस्टमेंट आया एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस टू पीपल, दैट हैज हेल्प इन चेंजिंग द मूड इन द पास्ट। मारुति जब आए थे बड़े बड़े इश्यूज, तो आई थिंक की इज हाउ डज द गवर्नमेंट लुक एट प्राइसिंग। और जैसे 40,000 करोड़ तो आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ONGC, इंडियन ऑयल, इवन ONGC का पैसा जो है वो अगले वित्त वर्ष में आएगा। इशू शायद इस महीने हो जाए। चाइना की एक कंपनी 10-10 बिलियन 40,000 करोड़ तो आई थिंक इज नॉट Talking about all the दे companies कैन put डू मच together. मोर।